हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप सभी के लिए लेके आए अगस्त काम्ट के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे अगस्त काम्ट की, जो हमारे समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आज की क्लास आपकी होने वाली है अगस्त काम्ट से संबंधित। हम देखेंगे अगस्त काम्ट का जीवन परिचय से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे अगस्त काम्ट की पुस्तकें। चलिए फ्रेंड, प्रारंभ करते हैं बिना देर किए हुए। हमारे समाजशास्त्र के पहले विचारक अगस्त काम्ट और समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने वाले अगस्त काम्ट, जो कि हमारे कहाँ से थे? फ्रांस से थे। तो क्या क्या खास है अगस्त काम्ट के बारे में, कब इनका जन्म हुआ और किस प्रकार से अगस्त काम्ट का रहा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं किसके बारे में? अगस्त काम्ट के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं फ्रेंड? अगस्त काम्टे के बारे में। अपन इनका सिर्फ वही चीज़ देखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त काम्ट कहाँ से थे। निश्चित बात है, अगस्त काम्ट जैसे कि हमारा समाजशास्त्र का जन्म भी कहाँ माना जाता है? फ्रांस से। अगस्त काम्ट कहाँ से थे फ्रेंड्स? अगस्त काम्ट का जन्म हुआ था फ्रांस में। ठीक है ना। फ्रांस में कब हुआ था भाई? जन्म की बात आती है, फ्रांस में जन्म हुआ। जन्म कब हुआ अगस्त काम्ट का? निश्चित बात है, हालांकि अब इस प्रकार के जन्म और मृत्यु से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए। जो हमारे मूल विचारक हैं, कम से कम उनका हमें याद होना ही चाहिए। तो इनका जन्म कब हुआ फ्रेंड? इनका जन्म हुआ 19 जनवरी 1798। कब हुआ? 19 जनवरी 1798 में इनका जन्म हुआ। 1978 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ मृत्यु की बात कर लेते हैं। वही जन्म के साथ जब इनका मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु कब हुई फ्रेंड? मृत्यु के बारे में खास बात है इनकी 1857 में मृत्यु हुई। कभी डेट भी पूछ लेते हैं तो हमें डेट याद होना चाहिए। 5 सितंबर। कब हुई मृत्यु? 5 सितंबर 1857। कब हुई? 5 सितंबर 1857 में मृत्यु। यहीं पर आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, अगस्त काम्ट की मृत्यु 1857 में हुई और 1858 में इमाइल दुर्खीम का क्या हुआ? जन्म हुआ। दोनों विचारक कहाँ से थे फ्रेंड? दोनों हमारे जर्मन फ्रांस से ही थे। एक बात और पूछते हैं अगस्त काम्ट के। अगस्त काम्ट, जिन्हें हम अगस्त काम्ट जानते हैं, का पूरा नाम क्या था? पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम नाम के, अक्सर नाम याद नहीं रहता है इनका, ये नाम के बारे में बात करते हैं। तो नाम इनका क्या था? इसीडोर। अगस्त काम्ट का जो पूरा नाम था क्या था? डोर अगस्त वेरिए अगस्त और अगस्त वेरिए फ्रैंकोइस्ट। अगस्त फ्रैंकोइस्ट। अगस्त फ्रैंकोइस्ट सेवियर काम्टे। हाँ, सेवियर, यह इनका, ठीक है ना। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद हो सके तो कर सकते हैं हम। नहीं हो तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि अगस्त काम का पूरा नाम कभी पूछा गया है। ठीक है। क्या कहलाते थे? तो भाई हमारे समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। समाजशास्त्र के जनक या फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है ना, समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ सोशोलॉजी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है। और ख़ास क्या बात है, अब यदि इनकी बात करें तो भाई इन पर जो प्रभाव रहा, या किस किस से ये प्रभावित थे, तो प्रभावित की बात कर ले तो भाई प्रभाव किस किस का रहा?
प्रभाव में जब हम बात करते हैं इनके, देखिए सबसे पहला नाम आता है सेंट साइमन का। किसका नाम आता है फ्रेंड्स? सेंट साइमन का। ध्यान रख सकते हैं, ये नाम ज़रूर पूछा गया है। किसका नाम? सेंट साइमन का नाम ज़रूर पूछा जाता है। तो यह नाम ज़रूर हमें याद रखना है कि अगस्त काम पर जो प्रभाव था वो किसका था। तो सेंट साइमन इनके मित्र भी माने गए हैं और गुरु भी कहीं कहीं मिलता है कि सेंट साइमन जो कि अगस्त काम्ट के क्या माने गए हैं? गुरु भी माने गए हैं। ठीक है। और किसका प्रभाव था? तो इसी समय पर जब अगस्त काम्ट थे तभी हमने देखा कि भाई फ्रांस की क्रांति चल रही थी। किसकी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। फ्रांस में हम देखते हैं अगस्त काम्ट पर फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी, अब देखिए आप फ्रांस की क्रांति क्या थी यह भी हम समझेंगे आगे। ठीक है। जब हम इसका उद्भव का काल पढ़ने जाते हैं तब हम फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति या यूरोप में जो क्रांति चल रही थी उन सभी क्रांतियों को हमें देखना ज़रूरी पड़ जाता है। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति से भी ये प्रभावित थे। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि इंग्लैंड के अंतर्गत क्या है, इंग्लैंड के अंतर्गत कौन सी क्रांति चल रही थी इसी कार्यकाल में? तो औद्योगिक क्रांति क्या चल रही थी? औद्योगिक क्रांति भी इसी काल में चल रही थी। तो उसका प्रभाव भी अगस्त काम्ट पर पड़ता है। क्या पड़ता है भाई? उसका प्रभाव भी अगस्त काम्ट पर पड़ता है। तो ये सेंट साइमन का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, जब व्यक्ति इन दौर से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा? इन सभी से प्रभावित अवश्य होगा। चलिए और बात करते हैं भाई अगस्त काम्ट के बारे में। और यदि इनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो इनका जो वैवाहिक जीवन रहा वह किसके साथ रहा? वह रहा हाँ, विवाह की बात यदि हम करते हैं, अगस्त काम्ट का विवाह कब हुआ और किससे हुआ और किस प्रकार से जीवन रहा? कुछ सिद्धांत इनके ऐसे, एक सिद्धांत आएगा जब आप देखेंगे जब ये किसी के मुंह में एक तरफा मुंह में आकर भी एक सिद्धांत ही पारित हो गया था। हम बात करेंगे उस सिद्धांत के बारे में भी। पहले इनकी विवाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका विवाह जब हुआ 1825, कब हुआ इनका विवाह फ्रेंड्स? 1825 का विवाह हुआ। और विवाह में जो पत्नी थी जिनका, जैसे इनका विवाह हुआ, उन पत्नी का नाम था क्लोटाइन। क्या नाम था फ्रेंड? क्लोटाइन। एक्चुअली मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन क्लोटाइन का जो प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्लोटाइन से ही था। क्लियर हुआ? नहीं सॉरी, क्लोटाइन नहीं था, इसे करेक्ट कर लीजिए आप लोग। क्लोटाइन नहीं था। कोरोल कोरोलिन था, है ना? क्या नाम था? कोरोलिन। यह इनकी मिसेस का नाम का इनसे विवाह हुआ था। लेकिन विवाह लंबा समय नहीं चल पाया। कहीं ना कहीं विवाह में व्यवधान उत्पन्न हुए और व्यवधान के कारण ये अलग हो गए। ठीक है। यहाँ तक इनका पारिवारिक जीवन रहा। अब इनकी ज़िंदगी में एक महिला का प्रभाव और देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपकी बुक में मिल जाएगा। वही सेंट साइमन से प्रभावित थे ही थे, लेकिन जब विवाह के बाद कुछ समय यह एक ऐसी विषम परिस्थिति में जीवन जिया जिस जीवन की इनके लिए कल्पना नहीं की जा सकती है, उस प्रकार से जीवन भी इन्होंने जिया। और उस जीवन में फिर इनकी मुलाकात एक महिला से हुई और उस महिला का नाम था, महिला का नाम था क्लो टाइल्स डी फॉक्स। क्या नाम था? क्लोटाइल डी फॉक्स। ये महिला से, और इन महिला को इन्होंने सुंदरता के रूप में काफ़ी देखा और कहीं कहीं कहा जाता है कि यह एक तरफा से मोहित हो गए थे। किसके प्रति? क्लोटाइल डी फॉक्स के प्रति। लेकिन यह एक तरफा मोह रहा था और एक तरफा मोह के कारण इन्होंने एक धर्म प्रतिपादित किया। वो इन्हीं के मुंह में आकर धर्म प्रभावित किया था, जिसे हम कहते हैं मानवता का धर्म, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या कहा जा रहा है उसे? मानवता का धर्म। तो किसके प्रभाव में आके आया था?
भाई किसके प्रभाव में, क्लोटाइल की बॉक्स से प्रभावित होकर या प्रभाव में आके इनके द्वारा इस धर्म का लेख पाया गया, जिसे क्या कहा गया, मानवता का धर्म कहा गया। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके बारे में भाई, अगस्त काम्ट के बारे में। अब इनके सैद्धांतिक जीवन के बारे में चलते हैं। सैद्धांतिक जीवन के बारे में क्या खास बातें रही हैं, तो हम बात करेंगे इनके सबसे पहले सिद्धांत क्या रहे, यानी अगस्त काम्ट ने अपने जीवन में क्या क्या समाज के लिए समाज शास्त्र के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे, सिद्धांतों को हम देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो वह है लॉ ऑफ 3 स्टेज। क्या कहा जाता है इसे, लॉ ऑफ 3 स्टेज, या जिसे कहा जाता है 3 स्तर का नियम। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ 3 स्टेज, या हम कहें कि भी 3 स्तर का नियम कहा जाता है। स्तर का नियम भी इसे ही कहा जाता है। और इसी नियम के बारे में और बात करें तो मानव चिंतन का स्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव चिंतन का स्तर कहा जाता है। लॉ ऑफ 3 स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, 3 स्तर के नियम से भी जाना जाता है, और मानव चिंतन का स्तर भी इस नियम को कहा जाता है। वास्तव में ये सिद्धांत क्या है, अब सिद्धांत को ही हम समझते जाते हैं। देखिए, तो जब 3 स्तर का सिद्धांत दिया गया, ये इनका पहला सिद्धांत मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत में क्या है, इस सिद्धांत की खासियत क्या रही, इस पूरे सिद्धांत के बारे में समझते हैं हम। इसके बारे में लॉ ऑफ 3 स्टेज के बारे में देखिए, ये तो क्लियर हो गया। 3 स्टेज की बात की जा रही, तो कहीं ना कहीं अगस्त काम्ट ने 3 स्तर, यानी किसके, मानव चिंतन के 3 स्तर की बात की है। सिद्धांत वास्तव में क्या है, इसमें अगस्त काम्ट यह बताते हैं कि व्यक्ति का जो चिंतन है वह किस स्तर से गुजरा है, और किस स्तर से आते आते आज का चिंतन और पहले का चिंतन किस प्रकार से 3 स्तरों में विभाजित किया है अगस्त काम्ट के द्वारा। यह इस पूरे सिद्धांत का सार है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत जो 3 स्तर बताए गए हैं, उन 3 स्तरों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ 3 स्टेज में सबसे पहला जो स्तर बताया गया है, ठीक है ना, प्रथम स्तर। सबसे पहला स्तर क्या है, हम बात करते हैं भाई प्रथम स्तर के बारे में। तो प्रथम स्तर जो बताया गया है वह क्या है, सबसे पहले स्तर के बारे में यह क्या कहते हैं, आशावादी स्तर। सबसे पहला स्तर का नाम इनके द्वारा क्या रखा है, आशावादी स्तर, ठीक है, या भाग्यवादी स्तर भी मिलेगा आपके लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। आशावादी स्तर, सबसे पहले स्तर के बारे में बात की गई है अगस्त काम्ट के द्वारा। आशावादी स्तर या भाग्यवादी स्तर, या जिसे कहा गया है थ्योरोलॉजिकल स्तर, ठीक है ना। अब इस स्तर की खास बात क्या रही, आशावादी, तो हम ये कहें कि भाई देखिए, कई व्यक्ति क्या करते हैं कि भाई जो होगा मिल जाएगा। आपने कई बार ऐसे कहते हुए सुना होगा कई व्यक्तियों के, भाई भाग्य में जो है वही मिलेगा, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिल। ये क्या एक आशा है, और इसी आशा पे अगस्त काम्ट कहते हैं जब यह स्तर चल रहा था, उस स्तर में व्यक्ति क्या मान के चलते थे कि व्यक्ति का मानना है कि जो मिलना है, जो होना है वो होकर रहेगा। तो हम प्रयास क्यों करें, यानी मानव चिंतन का तर्क यहाँ पर क्या था, शून्य था। ऐसा अगस्त काम्ट का मानना है कि यहाँ पर तार्किक अवस्था नहीं थी। स्तर क्या था, जिस स्तर में आशा जुड़ी हुई है, या भाग्यवादी स्तर, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि भाई भाग्यवादी भी मिल जाएगा आपको पुस्तकों में, भाग्यवादी स्तर भी कह सकते हैं, या थ्योरोलॉजिकल स्टेज भी इसे माना गया है। इस स्तर को भी अगस्त काम्ट ने कई भागों में बांट दिया है भाई। इस स्तर की जब बात की जाती है तो इस स्तर को अगस्त काम्ट कई भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग इनके द्वारा क्या बताया गया, धर्मशास्त्रीय। पहले स्तर में ये क्या रखते हैं, धर्मशास्त्री, है ना। आशावादी स्तर के अंतर्गत सबसे पहला स्तर इनके द्वारा क्या होता है, धर्मशास्त्री, यानी कि व्यक्ति यदि हम प्रारंभिक अवस्था में चले जाएं, किस अवस्था में, सबसे पहली प्रारंभिक अवस्था में आते हैं, तो उस अवस्था में क्या मिल रहा है हमें, तो सबसे पहली अवस्था में हम क्या देखते हैं, व्यक्ति कैसा था,
किस पूजा को मानता था? प्रेत पूजा। डर की बात चलती थी, तो प्रेत स्तर जिसमें क्या माना जाता था यहाँ पर, जिससे नाम दिया गया प्रेतवाद नाम दिया। इसमें क्या माना गया कि भाई भूत प्रेत ये सब होते हैं। डर की बात यहाँ पर तर्क नहीं है। यदि हम कहें कि बारिश भी हो रही तो वो कहते हैं भाई बारिश कराने वाला कौन है, कि भाई कोई भूत होगा या कोई देवता होगा। इस प्रकार से प्रेतवाद कहा गया। फिर प्रेतवाद के बाद इसी स्तर में बात करते हैं, ये बहुदेववाद की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बहुदेववाद। तो यहाँ पर स्तर क्या आया? बहुदेववाद में हम किस प्रकार देखते हैं कि बारिश हो रही तो कह रहे हैं वरुण देवता पानी गिरा रहा है, रोशनी आई तो कह रहे सब सूरज देवता है वो रोशनी दे रहा है। इस प्रकार प्रत्येक कार को प्रत्येक एक देवता से जोड़ दिया गया। तो ये क्या है? बहुदेववाद बताया गया है इनको। और फिर इसी में हम देखते हैं बहुदेव के बाद फिर क्या आया? एक देववाद की भी बात की इसी स्तर में कि भाई जब थोड़ा सा परिवर्तन आया तो एक देवता माना गया। कह रहे ना भाई सब उन्हें, चाहे राम कहो चाहे अल्लाह कहो चाहे जीसस कहो, है तो सब एक ही, एक देवता एक आत्मा मान ली गई। तो यह स्तर क्या था? इस स्तर को क्या कहा? आशावादी स्तर, या हम भागवादी स्तर कह सकते हैं, या धर्मशास्त्रीय स्तर भी इसे हम कह सकते हैं, कई नाम से आ सकता है। फिर इसमें ये दूसरा स्तर लेते हैं। दूसरे स्तर में ये क्या पाते हैं कि भाई दूसरा स्तर का जो तर्क है वह कैसा आ गया? तात्विक, है ना? कैसा आ गया? तात्विक स्तर इसे कहा गया है, तात्विक स्तर या मेटाफिजिकल स्टेज कहा गया इसे। तात्विक स्तर या मेटाफिजिकल कहा गया, ठीक है ना? फिजिकल स्टेज। अब मेटाफिजिकल स्टेज में क्या हुआ? देखिए अभी तक हम बात किसकी कर रहे थे? भूत प्रेत आत्माओं की बात कर रहे थे। अब इसमें भौतिक की बात आ गई। कैसी बात आ गई? कि यह लोक, इस पूरे को यदि आप ध्यान से देखें, किसको? देववाद को, बहुदेववाद को, या हम बात किसकी? प्रेतवाद की करें, तो इस पूरे को यदि हम देखें तो यहाँ से क्या निकल के आता? परलौकिक। क्या आ जाएगा फ्रेंड? परलौकिक शक्तियों की बात, है ना, यहाँ पे आ जाएगी। वहीं हम तात्विक स्तर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर तात्विक यानी इस लोक की बात आ गई। यानी यह लोक, यानी मेटाफिजिकल स्टेज की बात जब की जा रही है तो हम इसे कह सकते हैं कि भाई किसकी बात आ रही है? यह लोक की बात आ गई आपकी। किसकी बात आ गई? यह लोक की बात आ गई। यानी कि जो आपका वर्तमान लोक है भौतिक, यहाँ में भौतिकता देखी जा रही है, तो उसमें व्यक्ति का थोड़ा सा स्तर बढ़ गया। अब वह तर्क आधारित तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस लोक की, जैसे उन्होंने कही बारिश हो रही, अब बारिश हो रही तो उसके पीछे रीजन यानी तर्क कुछ ना कुछ सोचने लगे हैं, वह स्तर। फिर अंतिम स्तर की बात करते हैं ये, तो भाई तीसरा स्तर क्या हुआ? तो तीसरे स्तर की जब बात करते हैं तो प्रत्यक्ष बात की बात आ जाती है। यहाँ पर किसकी बात आ गई? प्रत्यक्ष बात की बात आ जाती है। प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म की यहाँ पर बात आ गई। किसकी बात आ गई? पॉजिटिविज्म की बात आ गई। अब प्रत्यक्षवाद देखिए, अब मैं तीनों स्तर का एक बहुत सरल सा उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ इन तीनों स्तर को हम कैसे सरल तरीके से याद रख सकते हैं। मैं कहूँ कि सबसे पहले आप जब बच्चे थे, स्थिति क्या थी? जा रहे हैं हम, गिर गए, हर बच्चा रोने लगता। फिर उनका साथ में जो भाई है बहन है एक्स वाई जेड जो भी है, उस जमीन को मार देते थे। तो बच्चे को क्या लगा? अरे मुझे इसने मारा तो इसे भी मार पड़ी। बच्चा खुश, उसका स्तर क्या था? क्लियर हुआ। दूसरे स्तर में हम क्या है? हम थोड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए। अब यदि मैं बात करूं दूसरे स्तर की, हम यहाँ से जा रहे हैं और इत्तेफाक से हम गिर जाते हैं, हम क्या कहेंगे? हम इस स्तर की बात कर रहे हैं, मेटाफिजिकल स्तर की बात कर रहे हैं। हम गिर गए, हमने क्या कहा? यार ये जो पत्थर है यहाँ पर ये बेकार जमा हुआ था इसलिए मैं यहाँ से गिर गया, यहाँ की बात आ गई। तीसरे स्तर की बात करें पॉजिटिविस्ट या प्रत्यक्ष बात की जब हम बात करते हैं, मैं यहाँ से फिर जा रहा था और फिर मैं गिर गया। अब मैं किस स्तर, मेरा तर्क बढ़ चुका है, मेरी समझ बढ़ चुकी है, तो मैं कह रहा हूँ यार मेरा जो ध्यान था, क्या मेरा ध्यान बाकी में ही चलने पर था?
या मैं चलते समय किसी अदर एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं, अदर कार्य तो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर आपने क्या किया, तर्क आधार हो गया। यहाँ पर जब आप तर्क आधारित हो जाते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है, वह स्तर क्या हो जाता है, प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म। इस स्तर में हम ध्यान रख सकते हैं भाई, प्रथम स्तर में क्या आपने अक्सर सुना होगा कहते हुए व्यक्तियों को कि भाई मेरे भविष्य में तो ऐसा ही होना, मेरी जिंदगी में तो ऐसा ही होना, ये सब ऊपर परमात्मा की कृपा है। किसकी बात कर दी भाई, परमात्मा की कृपा। इसका मतलब क्या, आप भाग्यवादी स्तर की बात कर रहे हैं। दूसरे स्तर को यदि हम देखें तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे आपको जो ये कहते हैं मुझे वो सुविधा नहीं मिली अन्यथा मैं ऐसा कर लेता, मुझे वो सुविधा नहीं मिली अन्यथा मैं ऐसा कर लेता। इसकी बात आ गई आपकी, दूसरे स्तर की बात आ गई, तात्विक की बात आ गई। फिर तीसरे स्तर की बात की जाए, प्रत्यक्ष बात की, यार मेरे में कुछ कमियां रही होंगी, मैंने कहाँ कमी की, उसका मैंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन किया। जब आप अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण की बात करते हैं तो अब आप किसकी बात कर रहे हैं, तो निश्चित बात है आप पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद की बात कर रहे हैं। यही पूरा सिद्धांत अगस्त काम का क्या कहलाता है, लॉ ऑफ 3 स्टेज या मानव चिंतन का नियम या 3 स्तर का नियम। कई प्रकार से पूछा जाता है। इसे परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत के अंतर्गत भी रखा गया है। इसे रखा गया मानव चिंतन का जो नियम है, इसे परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसका, परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत। परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत के अंतर्गत भी रखा जाता है लॉ ऑफ 3 स्टेज को। ठीक है ना, जो हम परिवर्तन के सिद्धांत पढ़ेंगे ना, चक्रीय सिद्धांत, रैखिक सिद्धांत, हाइपरबॉलिक सिद्धांत, उन सिद्धांतों में जो लीनियर थ्योरी या रैखिक सिद्धांत में आते हैं तो सबसे पहला सिद्धांत हमें ध्यान रखना है, अगस्त काम्ट का लॉ ऑफ 3 स्टेज का इंक्लूड किया जाता है। तो परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत या परिवर्तन की लीनियर थ्योरी के अंतर्गत भी इसे रखा जाता है। तो पहला सिद्धांत क्लियर हुआ। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं भाई। दूसरा सिद्धांत इनके द्वारा जो दिया गया, क्योंकि अगस्त काम्ट, देखिए अगस्त काम्ट क्या मानते थे, समाज शास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, अगस्त काम्ट समाज शास्त्र को विज्ञान मानते थे या विज्ञान की ओर अग्रसर थे। अगस्त काम्ट ने समाज के बारे में भी कहा है कि भाई जो समाज शास्त्र है वह क्या है, समाज का विज्ञान है। समाज के बारे में अगस्त काम्ट के द्वारा क्या कहा गया है कि जो समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान। यदि उनकी डेफिनेशन देखी जाए कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज का विज्ञान किसने कहा भाई, तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया है अगस्त कॉम्टे के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है, अगस्त, इसके द्वारा कहा गया है, ये अगस्त कॉम्ट के द्वारा कहा गया है। यहाँ से निश्चित हम मान सकते हैं कि भाई अगस्त काम्ट किस पर विशेष जोर देना चाहते थे कि समाज शास्त्र को विज्ञान बनाने पर इनका विशेष जोर रहा है। दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या है इनका, अगस्त काम्ट का दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं कि विज्ञानों का स्तरीकरण। क्या दिया इनके द्वारा, दूसरा सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, विज्ञानों का स्तर। क्या बताया भाई, विज्ञानों के स्तर में इन्होंने विज्ञानों का स्तरीकरण की बात अगस्त काम्ट के द्वारा की गई है। तो इस स्तरीकरण में अगस्त काम्ट क्या बताते हैं या किन किन विज्ञानों को यहाँ पर रखते हैं अगस्त काम्ट। अगस्त काम्ट ने अपने जब समाजशास्त्र के अध्ययन में यह पाया कि विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान है, चूंकि अगस्त काम्ट किसे विज्ञान बनाना चाहते थे, समाजशास्त्र को भी विज्ञान बनाना चाहते थे, इसीलिए अगस्त काम्ट ने विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन किया है। और उस अध्ययन का आधार क्या रहा, देखिए जब विज्ञानों का अध्ययन अगस्त काम्ट के द्वारा किया गया, विज्ञान है तो विज्ञान का अध्ययन भी करना रहेगा, अध्ययन किया गया अगस्त काम्ट के द्वारा। और इस अध्ययन का जो आधार रहा, इस अध्ययन का आधार अगस्त काम्ट ने क्या दिया, का जो आधार रहा वह क्या रहा, सरल से जटिल। कैसा रहा आधार भाई, सरल से जटिल की ओर रहा, सरल से जटिल की ओर, या ये कहा जाए इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंसी की ओर रहा है इनका। और उसी आधार पर विज्ञानों का क्या प्रस्तुत किया इनके द्वारा, स्तरीकरण प्रस्तुत किया।
और सबसे सरल और सबसे कठिन विषय रखा। अध्ययन में इन्होंने 2 विषय प्रमुखता से रखे। सबसे सरल विषय के बारे में बात की कि भाई दुनिया का सबसे सरल विषय क्या है, या सबसे सरल विज्ञान, और दूसरा बताया कि भाई सबसे जटिल। सबसे जटिल की बात भी इनके द्वारा की गई, भाई सबसे जटिल विज्ञान क्या है और सबसे सरल विज्ञान क्या है। फिर हम स्तरीकरण को देखेंगे। अभी हम बात करते हैं भाई सबसे सरल विज्ञान इन्होंने किसे माना, तो इनके द्वारा जो सबसे दुनिया का सरलतम विषय बताया गया है, ये कहते हैं कि सबसे दुनिया का सरल विषय क्या है, तो भाई सबसे सरल है गणित। तो सबसे जटिल विषय कौन सा है, सबसे जटिल विज्ञान कौन सा है, तो इन्होंने कहा सबसे जटिल विज्ञान क्या है भाई, आपका समाज शास्त्र या शोषण। क्या है भाई सबसे जटिल, पहले सबसे जटिल समाजशास्त्र, तो सबसे सरल क्या है, गणित है। अब इनके स्तरीकरण की हम बात कर लेते हैं कि भाई इन्होंने जो स्तर दिया है वह स्तर क्या रहा। तो सबसे पहले इन्होंने जैसे कि भाई किसे रखा, गणित को रखा। स्तर में सबसे पहला विषय इनके द्वारा क्या रखा गया फ्रेंड, तो यह गणित रहा। इस क्रम को जरूर हमें याद रखना है कि एग्जाम में कई बार क्रम पूछा गया है कि अगस्त काम्ट के द्वारा गणित के बाद कौन सा था, या जीव विज्ञान के बाद कौन सा था, या रसायन शास्त्र के बाद कौन सा था, या भूगोल के बाद कौन सा था, ये विषय पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने गणित रखा, ठीक है ना। और गणित के बाद इनके द्वारा क्या रखा है, ज्योतिष शास्त्र रखा गया। क्या रखा गया फ्रेंड, ज्योतिष शास्त्र को रखा गया, शास्त्र को रखा गया। अभी हम बात करेंगे किस प्रकार से यह जटिल है, किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड है। गणित को सबसे सरल क्यों माना गया, तो आप यदि गणित करते हैं तो आपने देखा होगा गणित सिर्फ गणित का ही प्रयोग करता है। गणित में ऐसा नहीं कि जीवोलॉजी से कुछ आ रहा हो, या फिजिक्स से कुछ आ रहा हो, या केमिस्ट्री से कुछ आ रहा हो, ऐसा कुछ है। गणित में जो भी गणनाएं हैं वह गणितीय आधार पर गणित के अंदर ही की जाती हैं। इसलिए इन्होंने माना कि दुनिया का सबसे स्वतंत्र विषय यदि कोई है तो भाई वो कौन सा विषय है, वह गणित। अब गणित के आधार पर गणनाएं कहाँ की जाती हैं, आप देखेंगे जब ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में हम क्या देखते हैं कि गणित का उपयोग करना ही पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र किस पर डिपेंड है, गणित पर। यदि आपको गणित आ रहा तो ही आप ज्योतिष शास्त्र की गणनाएं कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो निश्चित बात है भाई गणित से जटिल क्या हो गया, हमारा ज्योतिष शास्त्र हो गया। अब ज्योतिष शास्त्र के बाद ये क्या रखते हैं, तो भाई ये रखते हैं भौतिक शास्त्र। क्या रखते हैं, तीसरे नंबर पर इनके द्वारा क्या रखा गया, तीसरे नंबर पर रखा गया इनके द्वारा भौतिक शास्त्र। अब भौतिक शास्त्र में जब हम बात करते हैं तो भौतिक शास्त्र में आप देखेंगे गणित का प्रयोग निश्चित रूप से होना ही है। भौतिक का मतलब क्या है, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही, जिसका एक भौतिक स्वरूप है, एक माप है, वह हमारे लिए क्या है, भौतिक है। आज हम संसार में देख रहे हैं कि हमने चेयर देखा, हमने बुक्स देखी, हमने पेन देखा, बहुत सारी भौतिक वस्तुएं देखी। इन सभी की कोई ना कोई माप है और इस माप का आधार क्या है, गणित है। निश्चित बात है, तो ये भौतिक शास्त्र को रखा। भौतिक शास्त्र के बाद ये अगला विषय किस रखते हैं, तो भौतिक के बाद इन्होंने रखा रसायन शास्त्र। किसे रखा, रसायन शास्त्र को किसे रख दिया इनके द्वारा, रसायन शास्त्र को रखा, यानी केमिस्ट्री को रख दिया गया। अब रसायन शास्त्र में आप देखेंगे तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, रसायन का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक भौतिक वस्तु आई, यहाँ भौतिक वस्तु के बाद कैसी द्रव्य भी आ गया, गैस भी आ गई। भाई रसायन शास्त्र इन दिनों से क्या हो गया, जटिल हो गया। रसायन शास्त्र के बाद ये क्या रखते हैं, फिर ये बात करते हैं जीव विज्ञान की, है ना। किसकी बात करते हैं, जीव शास्त्र की बात करते हैं, जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं, है ना। अब जीव शास्त्र में क्या है, जीवन आ गया। अब जीवन कैसा है, देखिए जीव शास्त्र के अंदर पूरा जीवन आता है, चाहे वह प्रकृति का जीवन हो, चाहे वह मानव का जीवन हो, कहीं ना कहीं जीवन आ गया। और जब हम जीवन की बात करते हैं तो देखिए ये पूरा जो अपना शरीर है, इस शरीर में रसायन शास्त्र है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, तो रसायन शास्त्र है। भौतिक एक फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारा, तो भौतिक स्वरूप हमारा है। हमारे पास जो ज्योतिष शास्त्र, हम अपने शरीर की कोई ना कोई गणना कर सकते हैं, निश्चित बात है ज्योतिष है। और फिर गणना किसके माध्यम से की जा रही है, गणित के माध्यम से की जा रही है। आप कहते हैं ना भाई इतनी दूरदृष्टि हम देख सकते हैं, इतना लंबा हमारा हाथ है, इतनी लंबी हमारी हाइट है,
सारी चीज़ें गणित के माध्यम से की जा रही। तो जीव शास्त्र भी क्या हुआ, गणित से, ज्योतिष से, भौतिक से, रसायन से, सबसे क्या हो गया, जटिल हो गया। अब इसके बाद ये क्या रखते, इसके बाद इन्होंने अंतिम विषय रखा है और बताया वह क्या है कि भाई ये सारी घटनाएं कहाँ घटित हो रही हैं। यदि हम बात करें कि भाई ये घटना चाहे गणित की घटना हो, चाहे ज्योतिष की घटना, चाहे भौतिक, चाहे रसायन, चाहे जीव, ये सारी घटनाएं घटित कहाँ हो रही हैं, तो निश्चित बात ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं समाजशास्त्र में। यानी कि समाज किसका अध्ययन कर रहा है, समाज शास्त्र किसका अध्ययन कर रहा है, समाज का अध्ययन कर रहा है। और जब समाज का अध्ययन कर रहा है तो समाज का विज्ञान है, तो समाज के अंदर भाई जीव शास्त्र भी है, रसायन शास्त्र भी है, भौतिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित भी है, और सबका प्रयोग समाजशास्त्र में किया जा रहा है। इसलिए अगस्त कांड के द्वारा क्या हो गया, समाजशास्त्र सबसे जटिल शास्त्र या सबसे जटिल विज्ञान माना गया। यह स्त्रीकरण कई बार पूछा गया, इसका हमें नंबर भी याद रखना है। 1 नंबर पे क्या है, गणित है, 2 नंबर पे ज्योतिष है, 3 नंबर भौतिक है, चौथे पे रसायन है, 5 नंबर पे जीव शास्त्र है, छठे नंबर पे आपका क्या है, समाजशास्त्र है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रख सकते हैं हम कि जो गणित है, गणित के बारे में एक बात और कहते हैं अगस्त कांड, जो गणित है उस गणित को 3 आधार पे बांटा है इन्होंने, अंक गणित, बीज गणित, और तीसरा जो आधार रहा वह ज्यामिति रहा। ठीक है ना, 3 आधार, अंक, दूसरा बीज है ना, बीज गणित, और का क्या माना, ज्यामिति। ये 3 गणित के आधार बताए भी, अंक गणित होता है, बीज गणित होता है और ज्यामिति होता है। तो ये इनका क्या कहला है, ये इनका कहला है विज्ञानों का स्तरीकरण। क्लियर? फिर आगे चलते हैं, इनके अगले सिद्धांत की बात करते हैं हम। समाज की अवधारणा, समाज की अवधारणा भी इनके द्वारा प्रतिपादित की गई है। और इस अवधारणा में जैसे हमने पहले कह दिया है, इन्होंने समाज को क्या माना है, समाज को विज्ञान, यानी कि कहीं ना कहीं यह क्या कहते हैं, समाज क्या है, इसमें अध्ययन किया जा रहा है, किसका, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है, इसे समाजशास्त्र कहा गया है। समाज की अवधारणा में यह बताते हैं कि भाई जो समाज है वह 2 प्रकार से बटा हुआ, 2 प्रकार से समाज बना है। सबसे पहले एक समाज बताया सामाजिक स्थिति शास्त्र के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, ये सामाजिक स्थिति शास्त्र, स्थिति शास्त्र की। और दूसरा क्या बताते हैं, सामाजिक गति शास्त्र या सामाजिक गतिकी की बात करते हैं, सामाजिक गति शास्त्र हमें ध्यान रखना है। देखिए ये कई बार इस प्रकार से भी आता है, सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया। तो गति की का मतलब है गति शास्त्र में, और स्थिति का मतलब है स्थिति की। यदि बात करता है सामाजिक स्थिति, तो सामाजिक स्थिति शास्त्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर खास क्या बताई गई है इस समाजशास्त्र में, गति की, यानी कि समाज में गति भी पाई जा रही। ऐसा नहीं, जैसे हमने अब भी जस्ट देखा था कि सामाजिक गतिशीलता की जो हम बात कर रहे हैं, समाज में परिवर्तन का होना यह बता रहा है कि वो आपका समाज है वह कैसा है, कहीं ना कहीं गति कर रहा है। तो समाज को 2 प्रकार से देखा गया, एक स्थिति के रूप में और दूसरा गतिकी के रूप में। देख अब गति किस किस में हो रही है, हम बात करते हैं भाई धर्म में गति हो रही है, जिस प्रकार आपने यहाँ पर देखा, हमने देखिए ये गति हो रही प्रेत, सबसे पहले हमने आशावादी में देखा, फिर परलौकिक में देखा, फिर हमने प्रत्यक्षवाद में देखा, कहीं ना कहीं गति पाई जा रही। तो एक स्तर, लेकिन कुछ स्तर पर, जब आप इस स्तर पर, तो कुछ समय के लिए वह क्या है, स्थितिक है, स्थिर है। ऐसा नहीं कि क्षण में परिवर्तन हो रहा हो, परिवर्तन तो है, लेकिन परिवर्तन इतने मंद अवस्था में परिवर्तन पाया जा रहा है कि उस मंद अवस्था के कारण वह अवस्था कुछ समय के लिए हमें क्या है, स्थिर नजर आती है। जैसे आप भी कहते हैं भाई आपको बर्थडे कब पड़ता है, चलो सब साल में एक बार तो आता है, लेकिन हर क्षण परिवर्तन तो हो रहा है। लेकिन हमें कब नजर आता, भाई 1 साल पूरी हो, यानी कि 12 महीने जब हमारे पूरे आए तब हम कहते हैं कि भाई हमारा क्या आ गया, 1 साल कंप्लीट हो गया। लेकिन 1 साल तक कहीं ना कहीं हमें स्थिरता तो है, परिवर्तन कब आया, 12 महीने के बाद।
और यदि इसे और छोटा करें तो हम कहेंगे 12 में 365 दिन आ गए, 365 दिन परिवर्तन तो चला। और छोटा करें तो भाई हम घंटे में भी निकाल सकते हैं, परिवर्तन तो चला। मिनटों में निकाल सकते हैं, सेकंड, तो परिवर्तन तो चल रहा है, लेकिन स्थिति हमें क्या दिख रही है, थोड़ी स्थिर दिख रही है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, स्थिति कहा गया है। और दूसरे में गति आ रही है तो गति की कहा गया है। क्लियर। और इनका अंतिम सिद्धांत की बात करें तो समाज की अवधारणा की बात हो गई, किस प्रकार से दिया गया है। इनका अगला आता है मानवता का धर्म। नेक्स्ट क्या है इनका, मानवता का, भाई मानवता का धर्म क्या है, तो वही मानवता का धर्म इनके द्वारा कहा गया है, मानव, यदि आप मानव हैं, स्पष्ट बताया गया है, मानव का सबसे पहला धर्म क्या है, मानव की सेवा करना। मानवता के धर्म में है क्या बताते हैं कि मानव की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव की सेवा करना। इस प्रकार से आज हम बात करते हैं कि भाई मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, तो यही जो धारणा जो आप अपने लिए रख रहे हैं, वही धारणा जब आप प्रत्येक मानव के लिए रखते हैं तो वही कहलाता है मानवता का धर्म। ऐसा अगस्त काम्ट के द्वारा कहा गया। तो इसमें मानवता के धर्म में हमें ध्यान रखना है किसका, मानवता के धर्म में क्या है, मानव की सेवा करना। यदि आप मानव की सेवा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप किसकी मान कर रहे हैं कि मानवता का धर्म पर चल रहा है। भाई मानव है ना हम, सबसे पहले मानवता। इसके बाद इन्होंने कहा कि मानवता के धर्म के बाद आप कोई भी धर्म कीजिए। ठीक, ये इनके 3 सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत हमने बात की विज्ञान, लॉ ऑफ 3 स्टेज के बारे में, फिर हमने देखा विज्ञानों का स्तरीकरण, फिर हमने समाज की अवधारणा देखी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कुछ, अब ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट है वो भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। समाजशास्त्र के जनक के रूप में तो जाना ही जाता है इन्हें, क्या कहा जाता है इन्हें, समाजशास्त्र का जनक, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब समाजशास्त्र की बात की तो समाजशास्त्र शब्द की जो उत्पत्ति है वह भी किसके द्वारा की गई है, अगस्त काम्ट के द्वारा। समाजशास्त्र जो शब्द है वह कब लाया गया, तो 1838 में। किसके द्वारा लाया गया फ्रेंड, ये भी अगस्त काम्ट के द्वारा लाया गया। लेकिन जो समाजशास्त्र शब्द है, क्या सबसे पहले समाजशास्त्री दिया गया था, नहीं दिया गया था। समाजशास्त्र से पहले शब्द की बात करें तो इसे दिया गया था सामाजिक भौतिकी। क्या नाम दिया गया था, सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी शब्द दिया गया था, सामाजिक भौतिकी शब्द दिया गया था। लेकिन सामाजिक भौतिकी जो शब्द था निश्चित रूप से उस समय प्रयोग में था, तो इस शब्द को बदलकर क्या कर दिया गया आगे 1838 में समाज शास्त्र कर दिया गया। समाज शास्त्र पे भी हम बात करते हैं कि भाई समाज शास्त्र भी जब शब्द दिया गया तो विवाद आया। विवाद क्या आया कि समाज शास्त्र जो शब्द है, समाज शास्त्र जो शब्द है जो अगस्त काम्ट के द्वारा दिया गया है, हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी। क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। इस शब्द के बारे में कहा गया है कि यह शब्द क्या है, दो भाषाओं की अवैध संतान है। क्या कहा गया फ्रेंड, दो भाषाओं की अवैध संतान कहा गया, दो भाषाओं की अवैध संतान कहा गया। इसे अवैध संतान कहा गया है, किसे, सोशियोलॉजी शब्द को। क्यों कहा गया, तो इस शब्द को जब हम देखते हैं तो यह शब्द है दो से या दो भाषाओं से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है हमारे सोशियस, सोशियस, और दूसरा शब्द क्या है, लॉगस। ठीक है ना। सोशियस शब्द जो है हमारा लैटिन से लिया गया, सोशियस कहाँ से लिया गया है, ये लैटिन शब्द है, और ये जो शब्द है ये लिया गया है ग्रीक से। इसलिए इसे क्या कहा गया है कि भाई ये जो शब्द है जो अगस्त काम्ट के द्वारा दिया गया है, सोशियोलॉजी दो भाषाओं की अवैध संतान है। अच्छा, ये जो बात कही किसके द्वारा कही गई, तो यह जो बात कही गई थी कि दो भाषाओं की अवैध संतान है, यह बात कही गई थी J.S. मिल के द्वारा, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा यह कथन कहा गया था। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना, स्टुअर्ट के द्वारा, जॉन स्टुअर्ट के द्वारा यह कथन कहा गया था। क्या कहा जाता है इन्हें,
JS यह नाम मिल जाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में, देख लेते हैं कि भाई अगस्त काम्ट ने अपने जीवन में पुस्तकें कौन सी लिखी। हालांकि पुस्तकों पर हमारे शॉर्ट वीडियो बने हुए हैं, आप वहाँ जाकर भी पुस्तकों का स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी पुस्तक अगस्त काम्ट की पुस्तकों पर शॉर्ट वीडियो है। और मैं आगे भी वीडियो शॉर्ट जो बना रहे हैं हम, उन शॉर्ट वीडियो में आपको विभिन्न विचारकों की पुस्तकों की डेट और पुस्तकों का नाम क्या है मिलते जाएंगे। तो आप शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर प्रत्येक विचारक की सबसे पहली पुस्तक आती है द पॉजिटिव फिलॉसफी। क्या है इनकी? पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी कब आई इनकी पुस्तक? तो यह पुस्तक आई आपकी 1842। कब आई? 1830 से 42 में यह पुस्तक लिखी गई। ठीक, खास बात क्या रही इस पुस्तक में? तो यह पुस्तक इनकी 6 भाग में लिखी गई। कितने भाग में लिखी गई? 6 भाग में लिखी। देखिए ये भाग कई बार पूछे गए हैं कि पॉजिटिव फिलॉसफी कितने भागों में आई, तो ध्यान रखना लिखी गई 1830 से 42 में। कितने भागों में आई? 6 भागों में आई। इस पुस्तक में खास क्या थी? इस पुस्तक के अंतर्गत समाजशास्त्र का सैद्धांतिक आधार बताया। क्या है इस पुस्तक में? समाज शास्त्र का सैद्धांतिक आधार का सैद्धांतिक आधार इस पुस्तक में है, ध्यान रखना है। पॉजिटिव फिलॉसफी में है। ठीक है, नेक्स्ट बुक की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट बुक जो इनकी आई वह क्या थी? तो नेक्स्ट बुक में थी इनकी पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव पॉलिटी। यह पुस्तक में क्या खास रहा? यह पुस्तक भी इनके 4 भाग में, पहली 6 भाग में प्रकाशित हुई और दूसरी क्या थी? 4 भाग में प्रकाशित हुई। और 4 भाग में कब से कब तक प्रकाशित हुई? तो यह थी आपकी 1851 से 1851 से आई थिंक 1854 तक। इस कितने भाग रहे? 4 भाग इसके रहे। इसी पुस्तक के अंतर्गत जो सिद्धांत हमने देखा, कौन सा? मानवता का धर्म, इसी पुस्तक के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है ना, मानवता का धर्म सिद्धांत है वह किस पुस्तक के अंतर्गत दिया गया? वह दिया गया था पॉजिटिव पॉलिटी के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, कैटेचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट पुस्तक इनकी क्या रही? कैटेचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट क्या? अच्छा, ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई आई थिंक ये थी आपकी 1852 में। हाँ, राइट। ये पुस्तक कब हुई? 1852 में प्रकाशित हुई, ध्यान रखना हमें। कब हुई थी ये पुस्तक? 1852 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। नेक्स्ट पुस्तक इनकी क्या रही? नेक्स्ट पुस्तक की बात करते हैं तो नेक्स्ट पुस्तक थी इनकी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या थी? रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। यह पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1856 में, है ना। 1850 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। तो ये 4 पुस्तकें जो रहीं काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। अब इस पुस्तक को कई बार इस प्रकार ही पूछा गया, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, कैटेचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। एक पुस्तक और है, मुझे अभी माइंड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जैसे याद आती है देख लीजिए, है ना। शॉर्ट में उस पुस्तक का भी मैंने जिक्र किया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए इनका एक सिद्धांत और आ रहा है, चलिए उस सिद्धांत को और हम देख लेते हैं। प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म। क्या है? प्रत्यक्षवाद। हालांकि वहाँ भी हमने देखा है, जब स्तरों में हम देख रहे हैं वहाँ भी प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म की
बात की गई है इमाइल दुर्खीम की सॉरी अगस्त काम्ट के द्वारा, यहाँ भी इन्होंने प्रत्यक्षवाद को एक सैद्धांतिक रूप से भी बताने का प्रयास किया है। तो प्रत्यक्षवाद है क्या? प्रत्यक्षवाद में सीधी बात है, देखिए हम समझ सकते हैं प्रत्यक्ष पहली चीज, और दूसरा तर्क आधार। आधार क्या है इनका? तर्क आधारित। इस प्रकार आज हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति से या कोई भी अंतःक्रिया करते हैं, तो अंतःक्रिया करने के पीछे क्या रहता है? एक तर्क जरूर रहता है। भाई मैं आपसे बात करूं तो क्यों करूं, मैं आपके यहाँ आऊं तो क्यों आऊं, एक तर्क निश्चित है। तो तर्क जब रहता है तो वह प्रत्यक्ष बात की बात आ जाती है। और खास क्या रहे, तो यहाँ पर बात किसकी आ जाती है? अवलोकन। आप तर्क कैसे करेंगे, प्रत्यक्ष कैसे निकालेंगे? अवलोकन है तो निश्चित बात है आपका निरीक्षण परीक्षण जरूर आएगा। ठीक है ना, आपको निरीक्षण भी यहाँ करना रहेगा, तभी ना आप प्रत्यक्षवादी हो पाएंगे। निरीक्षण की बात आ जाएगी, परीक्षण की बात आ जाएगी। ये सभी प्रक्रियाएं जब आप कर रहे हैं, ये सभी विधियों का पालन जब कर रहे हैं, तभी आप प्रत्यक्षवाद पर पहुंच पाएंगे। जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि वस्तुनिष्ठता पर जाने के लिए प्रत्येक अर्थ से गुजरना अवश्य पड़ेगा। व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता में अंतर क्या है? वस्तुनिष्ठता में हम क्या है, एक एक तर्क आधारित बात करते हैं, वही बात यहाँ पर प्रत्यक्षवाद में लागू हो जाए। और प्रत्यक्षवाद में ये कुछ स्वरूपों को रखते हैं। यहाँ पर स्वरूप दिए गए हैं अगस्त काम्ट के द्वारा प्रत्यक्षवाद के। वह स्वरूप क्या है? सबसे पहली बात करते हैं प्रत्यक्षवाद के स्वरूप में यह विज्ञानों का दर्शन। जैसे हमने विज्ञानों के दर्शन की बात की, विज्ञानों के वर्गीकरण की बात की, तो सबसे पहला स्वरूप इन्होंने क्या बताया? विज्ञानों का दर्शन। विज्ञानों का दर्शन से आशय क्या है कि जब तक आप वैज्ञानिक आधार को नहीं समझेंगे तब तक स्थिति क्या रहेगी? वही हमारी आशावादी या तात्विक स्थिति रहने वाली है। लेकिन जब आप वैज्ञानिक विधियों को समझते हैं, विज्ञान का दर्शन देखते हैं, विज्ञान को समझ के, विधियों को समझ के किसी भी सामाजिक घटना का जब अवलोकन किया जाता तो निश्चित बात है हम एक तर्क आधारित व्यवस्था पर अवश्य पहुंच। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने भी, कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है। या एक तरफा विचार करने वाला व्यक्ति कभी वस्तुनिष्ठता पर नहीं पहुंच सकता, है ना। कई कहावत में प्रेम अंधा होता है, ये सब क्या है? ये एक, जब हम तर्क आधारित नहीं हैं तब यह स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए कहा गया है वो विज्ञानों को पढ़ें, तर्क को समझें, विधियों को जानें, फिर आप एक सही वस्तुनिष्ठता पर पहुंच सकते हैं। और यह वस्तुनिष्ठता हमारे, जब हम अनुसंधान पढ़ेंगे, रिसर्च मैथोलॉजी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस रिसर्च मैथोलॉजी में आप देखेंगे कि वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता कितनी है ना। क्योंकि बिना वस्तुनिष्ठता के रिसर्च आप कर ही नहीं सकते। और पूरी रिसर्च मैथोलॉजी आपकी जो है, सामाजिक अनुसंधान, वस्तुनिष्ठता भी पढ़ेंगे हम, व्यक्तिनिष्ठता भी पढ़ेंगे, पूर्वाग्राही अवस्था भी पढ़ेंगे, केस स्टडी मेथड्स भी पढ़ेंगे, सारी अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं वैज्ञानिक धर्म और नैतिकता। नेक्स्ट स्वरूप क्या बताया इनके द्वारा? वैज्ञानिक धर्म और नैतिकता की बात की इनके द्वारा, है ना। दूसरे स्वरूप में इन्होंने वैज्ञानिक धर्म और नैतिकता की बात। देखिए यहाँ पर धर्म इसलिए रखा गया, धर्म और नैतिकता और विज्ञान, विज्ञान के आधार पर समझिए। इस प्रकार मैक्स वेबर ने जो वैज्ञानिक अध्ययन किया है, विश्व के 6 विशेष धर्मों का अध्ययन मैक्स वेबर के द्वारा किया, और उस धर्मों के अध्ययन के आधार पर मैक्स वेबर ने धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत, और उन तथ्यों में कहा ये नहीं है धर्म कि आप सुबह से मंदिर पर बैठ जाइए और करते रहिए राम 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 राम, ये भी धर्म नहीं है ना। यदि आप कर्म आधारित धर्म दे रहे हैं कि जैसे आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित बात है आप विद्यार्थी, विद्यार्थी का धर्म क्या है? निश्चित बात है विद्या का अर्जन करना। कोई इंजीनियर है तो उसका धर्म क्या है? पहले भाई इंजीनियर है, जिस भी फील्ड का इंजीनियर है तो वही उसका कर्म है और वही उसका धर्म है। यदि आप कर्म आधारित धर्म मान रहे हैं तो निश्चित बात है आपकी क्या होने वाली? प्रोग्रेस होने। और सिर्फ आप धर्म ही मान के रहे, और कोई भी धर्म का जब आप अध्ययन करेंगे
तो प्रत्येक धर्म में कर्म की प्रधानता अवश्य बताई गई है, चाहे गीता पढ़ लीजिए, चाहे रामायण पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी अन्य धर्म का अध्ययन, कर्म प्राथमिक बताया गया है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि वैज्ञानिक आधार पर धर्म को मानना और फिर नैतिकता पर ध्यान देना, दूसरा स्वरूप। तीसरा स्वरूप ये बताते हैं प्रत्यक्षवादी राजनीति। तीसरा स्वरूप क्या बताया इनके द्वारा? प्रत्यक्षवादी राजनीति। अब प्रत्यक्षवादी राजनीति का आशय क्या है भाई? देखिए, प्रत्यक्षवादी राजनीति आशय यह है कि बांके में राजनीति ऐसी होना चाहिए जो समाज के लिए हितकारी हो, ना कि समाज के लिए आधार शून्य ही कर दे। जैसे आज के समय पे हम क्या देखते हैं, वोट बैंक, कि भाई यहाँ पर हमें वोट बैंक मिलने वाला, तो निश्चित बात है इस समुदाय या इस समूह के हितों को ध्यान में रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ से वोट बैंक मिल गया, हो सकता है अगली बार किसी और से वोट बैंक लेना, वहाँ से हम सुविधाएं दे देंगे, वहाँ से हमें वोट बैंक मिल जाए। तो इस राजनीति को हटाने के लिए ही प्रत्यक्षवादी राजनीति का स्वरूप बताया गया किसके? अगस्त काम्ट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे अगस्त काम्ट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। और कुछ फैक्टों के बारे में जब हम टेस्ट सीरीज लाएंगे आपके लिए, वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम और ज़्यादा रखेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ सृजन एकेडमी परिवार के साथ। थिंकर की जानकारी जो भी हमारे विचारक आपके सिलेबस में है, विशेष रूप से झारखंड भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो भी थिंकर, चाहे वह रॉबर्ट मल्टन हो, लुइस अल्थ्यूजर हो, मैक्स वेबर हो, कार्ल मार्क्स हो, एमाइल दुर्कीम हो, आपको इस प्रकार की शॉर्ट हैंड वीडियो आपको मिलती जाएंगी। और कुछ समय के बाद, हो सकता है 1-2 नेक्स्ट वीक ही, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका जो रिसर्च वाला पोर्शन है वह भी साथ में हम लोग क्लास करें। ठीक है, तो पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसके साथ साथ आपकी रिसर्च मैथोलॉजी की क्लास, जो भी रिसर्च से संबंधित टॉपिक आपके सिलेबस में है, उनको भी हम लाना प्रारंभ कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए सृजन एकेडमी परिवार के साथ।